हाँ बेटा, कल अपन ने देखी थी प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव में अपन ने देखा था कि वेव की स्पीड लेमडा सारे निकाला, टाइम पीरियड वगैरह, ठीक सर। तो प्रोग्रेसिव वेव तो सर बहुत अच्छे समझ में आ गई, वो होती है y इक्वल टू जो हमारे साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव जो सिलेबस में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन अवर सिलेबस, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होगा, ठीक है। मतलब के एक्स के वाई जो भी है, तो स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, ऐसे आगे बढ़ता है। प्लस है तो माइनस डायरेक्शन में वेव जाएगी और माइनस है तो प्लस डायरेक्शन जाएगी। ये सारी बातें हो गई थी बेटा। चलो आ जाओ, अब अपन आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखो बेटा, जो लोग 12th में या 12th पास है उनको तो वेव ऑप्टिक्स में सब समझ में आ गया होगा, और जो 11th में उनको ढंग से रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस है ना, तो जो 11th में भी आए हैं एंड पाथ, उनके लिए समझा रहा हूं पार्ट डिफरेंस। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है वेवलेंथ, पहले वो समझते हैं ना। तो वेव जब एक राउंड, देखो वेव क्या है, एसएचएम का आगे बढ़ना, तो हर पार्टिकल मीडियम में एसएचएम कर रहा होता है। तो एसएचएम का जब एक राउंड कंप्लीट होता है किसी भी पार्टिकल का, है ना, उतने में वेव आगे कितना बढ़ी, दिस, जैसे ए पॉइंट का कोई पार्टिकल है वो एक राउंड करता है, तो मैं बोल दूं टी टाइम में, उतने में वेव आगे कितना बढ़ी, तो बताओ वेव कितना आगे बढ़ी बेटा। तो मैं बोल दूं दिस डिस्टेंस इज v इंटू टी, वेव की स्पीड इंटू टी, इतना आगे बढ़ी, और एक राउंड में जितना आगे बढ़ती दैट इज वेवलेंथ लैम्डा। ये तो लैम्डा बराबर क्या है, वेव स्पीड v इंटू टाइम पीरियड t, तो मैं बोल दूं ये v t, ये तो बोल दूं जैसे इसका एक राउंड कंप्लीट होगा, वेव यहां पहुंचेगी तो ये दोनों साथ होगा, ये तक इसका सेकंड राउंड, इसका फर्स्ट राउंड और इसका सेकंड राउंड साथ होगा, ए फर्स्ट और सेकंड, ये तो बोल दूं ये दो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जो सेम फेज में, क्योंकि इससे पहले वाले सारे पता है क्या है, ये यहाँ गया होगा तो इसने स्टार्ट करा होगा तो ये उल्टे चल रहे हैं यूं अजीब से, फिर इसका आधा राउंड होगा तो ये बीच में ही होगी वेव, तो ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आउट ऑफ फेज हो गया बिल्कुल। तो मैं बोल दूं ये वो पहला पॉइंट है जो इसके साथ हुआ, इसका पहला राउंड और इसका दूसरा राउंड, दिस इज, तो ये तो दो नियरेस्ट पॉइंट हैविंग सेम फेज, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट इन मीडियम हैविंग सेम फेज, तो ये दो वो नियरेस्ट पॉइंट जिनका सेम फेज है, तो ये v बराबर लेमडा बराबर v इंटू टी, क्लियर है ये। अच्छा, क्या मैं बोल दूं अगर ये लेमडा दूर है तो मैं बोल दूं इफ नहीं फॉर लेमडा पाथ डिफरेंस, फॉर लेमडा पाथ डिफरेंस बोलो डेल फाई बराबर कितना 2 पाई, अगर इन दोनों के बीच में लेमडा का पार्ट डिफरेंस मैं बोल दूं ये एक राउंड आगे हो गया, जहां वे पहले इसका जब सेकंड राउंड चालू हुआ, इसका फर्स्ट राउंड चालू हुआ, इसका सेकंड चालू हो गया, तो क्या मैं बोल दूं इसने एक राउंड एक्स्ट्रा कर लिया, बेटा जी एक राउंड हुआ तब तक ये चुप था, फिर इसका पहला और इसका दूसरा साथ हुआ, तो मैं बोल दूं ये एक राउंड आगे, तो वो एक राउंड आगे, तो लेमडा फॉर सिंगल यूनिट पार्ट डिफरेंस डेल फाई बराबर कितना आ जाएगा बोलो 2 पाई बाय लेमडा। फॉर डेल एक्स पार्ट डिफरेंस, अगर पार्ट डिफरेंस डेल एक्स वो लेमडा हो सकता है, लेमडा बाई 2 हो सकता है, लेमडा बाई, तो बोलो डेल फाई कितना आ जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से कर दिया 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, क्लियर है। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का है, लेमडा का मतलब क्या होता है एक राउंड कंप्लीट होना, लेमडा मींस 1 राउंड कंप्लीट, लेमडा का पार्ट डिफरेंस मतलब एक राउंड कंप्लीट, तो जब जब दो वेव के बीच में लेमडा का पार्ट डिफरेंस होगा तो पहली वेव एक राउंड, पहला पॉइंट एक राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, तो लेमडा मतलब 2 पाई, 1 मतलब 2 पाई बाय लेमडा, यूनिटरी मेथड, चूंकि लेमडा के लिए 2 पाई का फेज होता है तो 1 के लिए 2 पाई बाय लेमडा, तो डेल एक्स के लिए 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, क्लियर है। तो डेल फाई वुड बी 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल एक्स, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये क्लियर है। अच्छा चलो आ जाओ, है ना, एग्जाम्पल 12। अब देखो थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस पे रिलेशन पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट फेज डिफरेंस between 2 points having path difference between 2 waves। अरे यार क्या लिख रहा हूं, फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस इफ फेज डिफरेंस इफ पार्ट डिफरेंस यूं लिख दो डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 6
लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा, यही पूछते हैं। चलो अपन यहां तक कर, ठीक है, आ जाओ। तो इधर देखना बेटा, देखो अगर एक वेव आई पहले किसी पॉइंट पर, है ना, यहां से ये वेव आ गई, ठीक है, पहले, फिर दूसरी वेव आ रही है, दूसरी वेव जब तक पहुंचे, पहली वेव लैम्डा बाई 2 आगे थी बात में, ये देखो ये लैम्डा बाई 2 पीछे, सेकंड वेव ये देखो, ये दोनों साथ पहुंचेंगे आगे, ये दिस इज लैम्डा बाई 6, कितना ये लैम्डा बाई 6। तो देखो अब लैम्डा बाई 6 से तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला आ जाओ। तो पहले के लिए कितना आ जाएगा 4 लैम्डा बाई 6, कितना आ जाएगा 4 डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 6, कितना आ जाएगा पार्ट डिफरेंस बोलो, उसका मीनिंग भी समझा दूंगा मैं, आ जाओ। तो कितना आ जाएगा डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, ये गया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, कितना आ जाएगा पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री वुड बी द फेज डिफरेंस। फिर 4 डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 4, तो डेल फाई कितना आ जाएगा बोलो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, पाई बाई 2, डेल फाई बराबर पाई बाई 2। थर्ड डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, तो कितना आ जाएगा डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई, कितना आ जाएगा ये पाई। तो जब पाथ डिफरेंस पाई लैम्डा बाई 6 होगा तो फेज डिफरेंस पाई बाई 3 60 डिग्री आएगा, लैम्डा बाई 4 पे 90 डिग्री आएगा और लैम्डा बाई 2 पे 180 डिग्री आएगा। दिस वुड बी द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब पाई बाई 2 फेज डिफरेंस और पाई फेज डिफरेंस और इनका मीनिंग क्या है समझना हो। जैसे इधर देखो, इधर देख, मैं तेरे को यूं बताता हूं, जैसे मान लो वेव यहां पहुंची और 2 पॉइंट में, चलो यू पॉइंट से समझा देता हूं ना, वेव्स छोड़ो, वो वेव ऑप्टिक्स में समझेंगे अपन, ए बी। मैं बोल दूं अगर बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में लैम्डा बाई 6 का पार्ट डिफरेंस है, तो मैं बोल दूं ये वेव 60 डिग्री आ गया, मतलब यहां पहुंच गई, √3/2 पे पहुंच चुकी है, √3/2 ए पे पहुंच चुकी है। ये यहां जब आएगी तो ये राउंड स्टार्ट करेगा, तो मैं बोल दूं ये इतना ट्रेवल कर चुकी है, ये यहां पहुंच चुकी, तब ये राउंड स्टार्ट करेगा। बोलो अगर ये लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या हुआ पता है आपको, लैम्डा बाई 4 का मतलब हो गया पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस, यानी कि ये वेव यहां पहुंच गई है, ये देखो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, जब ये यहां पहुंचा तो इसने एसएचएम स्टार्ट करा, क्लियर है। तो ये देखो ये यूं जाएगा, ये नीचे आएगा, ये फिर ये नीचे, ये फिर ये नीचे, ये फिर ये यहां, ये 90 डिग्री पीछे होगा, समझ गए। तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आएगा, तो मैं बोल दूं जो पॉइंट लैम्डा बाई 4 आगे वो पाई बाई 2 पीछे हो जाएगा। यस सर, पाई पे ये देखो जब पार्ट डिफरेंस ये है लैम्डा बाई 2, तो बोल दूं जब लैम्डा बाई 2 है तो आधा राउंड हो गया, ये देखो ये यहां आ गया, ये लैम्डा बाई 2 पे है, तो बोल दूं जब ये यहां गया तो ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो ये यूं नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, क्लियर है। ये देखो यूं, ये आउट ऑफ फेज। तो 2 पॉइंट के बीच में जितना पार्ट डिफरेंस होगा उतना वो वेव जब पहुंचेगी तो वो पीछे होता जाएगा और ये आगे निकल जाएगा, क्लियर है। और वो रिलेशन इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर समझ में आ गया। ये अपन जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वेव का, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव का इंटरफेरेंस सेम है, तो जिन लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली उनके लिए तो वो पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जो 11th क्लास में उनके लिए मैं पढ़ूंगा डिटेल में, ठीक है। सर समझ में आ गई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। हाँ देखो एग्जाम्पल लो, कितने 12 होगा ना, एग्जाम्पल 13। हाँ, ए प्रोग्रेसिव वेव इन मीडियम, प्रोग्रेसिव है, गिवन बाय, बोलो y इक्वल टू, है ना, यही ले लेते अपने 4 सेंटीमीटर में है, साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में, साइन 2 पाई टी माइनस पाई बाई 2x। दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। वेयर x इज इन सेंटीमीटर लिखा, वेयर देखो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, वेयर x इज इन सेंटीमीटर, है ना, साफ साफ लिखा है ना। देन व्हाट विल बी द, देन व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस between 2 points
between 2 points 20 mm apart, 20 mm अपार्ट। 2 पॉइंट जो 20 mm अपार्ट है उनके बीच में फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है? आजा, ठीक है? अब ये वेव है, चलो साहब सबसे पहले वेवलेंथ निकालते हैं, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस mm मतलब जो डेल एक्स है वो लेमडा में नहीं वैल्यू में दिया mm में, तो पहले इसको लेमडा की टर्म्स में लिखूंगा तभी तो फेज डिफरेंस आएगा। तो आ जाओ, तो सबसे पहले निकालते हैं। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? टी का कोफिशिएंट 2 पाई, टी का कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है? ये है ना, लेमडा सॉरी के बराबर कितना आ जाएगा? के बराबर पाई बाई 2, कैसे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है? तो x का कोफिशिएंट तो k हो जाता है ये, और ये इसका कोफिशिएंट ओमेगा हो जाता है, सब बता रखा है। अब आ जाओ लेमडा, तो एज वी नो k बराबर 2 पाई बाई लेमडा, यस सर हम जानते हैं, तो k की वैल्यू रखो पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाई लेमडा, पाई से पाई गया, दिस एम्प्लाइज लेमडा बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने x को सेंटीमीटर में बहुत क्रिस्टल क्लियर दिया है, ये देख ये तो बोल दो दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब अपने पास 2 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर का ये है, एंड डेल एक्स बराबर 20 mm और 2 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट आना चाहिए, हाँ 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख दूं, ये डेल एक्स आ गया। तब आ जाओ, तो फेज डिफरेंस हेंस डेल वाई बराबर बोलो फॉर्मूला 2 पाई बाय लेमडा सर इनटू डेल एक्स। आ जाओ, 2 पाई बाय लेमडा मेरे लाल कितना है? 4 सेंटीमीटर आया ना, कितना आया? 4 सेंटीमीटर आया था, कितना ये रहा, और डेल एक्स कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर, या यूं बोल दूं मैं इसका लेमडा बाई 2 हो गया, ये लेमडा थे, लेमडा बाई 2 हो गया, कट गया, तो यहां से 2 से 2 भी कट गया, तो आ जाएगा पाई, तो ये आ गया डेल पाई बराबर पाई। फेज सर, यस सर, क्योंकि पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस पाई आया, मतलब आउट ऑफ फेज, मतलब आधा राउंड हो गया। ये देख इधर देख, पाई का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट है ना, इसने आधा राउंड कर दिया, ये देख ये यूं ही मना, ये ए पॉइंट आधा राउंड कर चुका है, ये ऊपर जाके नीचे आ गया। अब ये बी पॉइंट जब 20 mm दूर है इससे, 20 mm वो राउंड चालू कर रहा है ऊपर, तो ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये क्लियर है? तो अब ये यूं जाएगा, ये तो सर समझ में आ गई, चलो तो बहुत अच्छे से सर समझ में आ गया हमारे को कि फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस सर अब तो हम कर लेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो ये फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में रिलेशन हो गया, और अपन ने वो पढ़ ही लिया। अच्छा, अब अगर अपने को कभी कोई वेव दे और उसको चेक करना वो प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है, वैसे उसका कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वो कोई पूछ तो रहा नहीं है, छोड़ो रहने दो, कोई मतलब नहीं है बेटा टाइम खराब करेंगे। देखो कोई वेव की इक्वेशन दे और वो चेक अपने को देखनी है प्रोग्रेसिव, ये सब हाई-फाई बीएससी एमएससी लेवल की बातें हो गई, अपने को चेक करना, हालांकि मॉड्यूल में दिया मैं नहीं करा रहा है ना, तो अपने को चेक करना है वो प्रोग्रेसिव है या नहीं है, तो वो छोड़ देना तुम, ये सेक्शन है ना पेज नंबर 56 पे 4th, मतलब नहीं, और चाहो तो वो फॉर्मूला लिखा देख लेना, उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्यों? क्योंकि सीधा फॉर्मूला है, तो वेव को चेक करने का तरीका ये देख लो, मैं लिख देता हूं, है ना? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं क्वेश्चन है इस पे, मैथमेटिकल ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है? ये जनरल प्रोग्रेसिव वेव के लिए है ना, तो अब आपको कभी भी चेक करना तो वो एफ ऑफ एक्स टी, एक्स और टी का फंक्शन होगी, वो प्रोग्रेसिव है, क्या होगी? फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, याद है? स्पेस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होगी। अलग अलग एक्स वाले पार्टिकल अलग अलग एसएचएम कर रहे होंगे, यस सर। एसएचएम तो तब जब साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव होगी, मतलब ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव होगी तो एसएचएम कर रहे होंगे, बाकी अगर दूसरी होगी तो फिर वो जनरल। हाँ, तो अब चेक करने के लिए है ना, any progressive wave will satisfy the equation, yeah, है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उस वेव का डबल डिफरेंशिएशन विद स्पेस फंक्शन शुड बी इक्वल टू 1/v², ये वेव स्पीड है ना, और डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम
क्लियर है? तो टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, और ये क्लियर है? तो पहले उसका x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, पार्शियल मतलब t का ध्यान नहीं रखना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करो इनटू 1/v², ये बराबर होनी चाहिए। जैसे चले एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, अब कहां तक हुआ क्वेश्चन? अब इतना लिखा है तो ठीक है, एग्जाम्पल 13 है ना, आ जाओ, है ना? फिर उसमें ये भी चेक करना कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना? वेव शुड भी कंटिन्यूअस, है ना? डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, अब एक कर लेते अपन सिर्फ। कोई क्वेश्चन मत करना बेटा इसमें, ये जो दिए हैं एग्जांपल 1 2, जबरदस्ती टाइम खराब मत करना। कहां तक हुआ था एग्जांपल? मैं चेक करा देता हूं आपको। 13 हुआ ना, आ जाओ एग्जांपल 14, है ना? चेक इक्वेशन y इक्वल टू a। सर आप पढ़ा तो रहे हो, ये माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज प्रोग्रेसिव और नॉट, इज प्रोग्रेसिव वेव और नॉट, ठीक है? चलो इसको चेक करते हैं प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है। आ जा भैया, चलो तो बोल दो d2y बाई dy बाई dx, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते पहली बार x के रेस्पेक्ट में, तो t को कांस्टेंट मान लेते हैं। जब पार्शियल डिफरेंस तो t पे ध्यान नहीं देते, चाहे वो वेरिएबल है, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के, है ना? माइनस के, ये कर दिया। एक बार और करो, d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू, एक बार और करो तो ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार और कर लिया, ठीक है? हाँ, ये आ गया, तो डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया इक्वेशन 1। अभी तो रेस्पेक्ट टू, तो dy बाई dt, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं अब पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना? पहले एक बार फिर एक और बार कर, तो a t का कोफिशिएंट ओमेगा, ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? ये एक बार हुआ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बार और करो बेटा, d2y अपॉन dt², आ जाओ, तो ये आ जाएगा एक बार हो, तो a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो एक बार और करा तो कोस का माइनस साइन, ये तो इक्वेशन 2। अब वो रिलेशन है ना, तो आ जाओ, तो यहां से देखो, अब जैसे ये d2y बाई dt² है, इसमें 1/v² करता हूं और देखता हूं इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हुई है या नहीं हुई ना। तो यहाँ पे वापस लिख रहा हूं ना, वो पीछे d2² अपॉन dt² इज इक्वल टू a ओमेगा माइनस या प्लस, कोस का करा माइनस आया, ये क्या करा था हमने? माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है सर? ये मैंने यहाँ कोई गलती करी, देखो तो एक बार करा ये माइनस, फिर कोस का माइनस तो प्लस, फिर इसका भी माइनस आएगा, ये माइनस आ रहा है। देख बेटा सुनो, एक करा डिफरेंशिएशन तो ये इसका माइनस क्या आया, ठीक है साहब, फिर डिफरेंशिएशन करा तो कोस का भी तो माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस, फिर इसका भी तो माइनस आएगा, तो दो माइनस आएंगे, कोस की का डिफरेंशिएशन से और एक ये माइनस के, तो ये वापस प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, ये वापस सुनो, वापस माइनस के ये आया इसका, एक बार डिफरेंशियल का, साइन का तो कोई डिफरेंशियल में माइनस आता नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस क्या है, ठीक है? अब कोस का करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इसका एक और माइनस आया, ठीक है सर? तो माइनस रहेगा यार, ठीक है? अब ये देखो, अब इसमें 1/v² करते हैं, 1/v² है ना, दोनों तरफ वेव की स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया 1/v² का, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन v² कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आ जाओ, ये क्या है बेटा? तो यहां से मैं बोल दूं v बराबर कितना होता है? ए, याद है वेव स्पीड v बराबर ओमेगा बाई के होती है, तो यहां से मैं बोल दूं क्या v की वैल्यू ओमेगा के रखो, ओमेगा बाई के, सॉरी, तो यहां से आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा बाई के का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बोल दो ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या, तो आ जाएगा माइनस ए के स्क्वायर कोस स्क्वायर
ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन 3। तो यहां से आ जाओ 1/v² d2y अपॉन dt²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बोलो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 1/v² d2y अपॉन dt²। ये यस सर, समझ में आ गई, क्लियर है क्या? तो सर बिल्कुल, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना, तो प्रोग्रेसिव वेव को चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब अपने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें करनी नहीं, क्यों? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उनका, समय खराब करना है, ठीक है, क्योंकि अंत नहीं है, ये सब एमएससी बीएससी की चीजें, ठीक है, दी है मैंने, थोड़ी पढ़ा दी तेरे को। अच्छा, अब एनर्जी डेंसिटी वाला पोर्शन और एनर्जी ऑफ वेव वाला पोर्शन थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो उलझ जाओगे तुम, ठीक है ना। वो वैसे भी अपने बीच में भी कोई काम आ नहीं रहा है। तो 14 हो गया, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं आगे। तो अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग। तो यहां पे आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रिंग। अब देखो, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, जैसे ये देखो, इधर देखना हो, जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, टाइट रस्सी है ना, इस अभी रस्सी का मैं बहुत नेग्लिजिबल मास ले रहा हूं, ये एम मास लटका दिया मैंने, तो बोल दूं इस एम मास की वजह से इसमें mg टेंशन होगी, और अगर रस्सी का मास नेग्लिजिबल है तो मैं बोल दूं पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। बोल मेरे लाल, ठीक सर। तो मैं बोल दूं यहाँ पे टेंशन T होगी, है ना, वो mg के बराबर होगी, इज इक्वल टू mg। अगर ये रस्सी रेस्ट पे तो ये mg, ठीक सर। अब मैंने यहाँ पे एक वेव, ये रस्सी पर वेव बनाई है, क्या ना, प्रोग्रेसिव वेव, तो उसकी इक्वेशन तो लिखना हम सीख गए, ये प्रोग्रेसिव वेव। इसकी स्पीड कितनी होगी, तो प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड इज गिवन बाय v वेव इज इक्वल टू √T बाय म्यू, वेयर T इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना, वेयर T इज टेंशन इन स्ट्रिंग, T इज टेंशन इन स्ट्रिंग एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है ना। लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, ये दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, क्लियर है। तो ये T बाई म्यू, तो T इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक साहब। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो, अगर मैं ये ले लूं, है ना, तो ये डेंसिटी अगर इसकी डी जो बुक में लिखी वही लिखो, डी, है ना, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एल इसकी लेंथ है, तो क्या मैं बोल दूं क्या इसका मास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटू एल, दिस इज वॉल्यूम, ए इंटू एल इज वॉल्यूम, ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। एंड फॉर यूनिट लेंथ, फॉर एल बराबर 1 मीटर, यूनिट लेंथ, ए यूनिट लेंथ के लिए, तो मैं यहां से बोल दूं फॉर एल बराबर 1 मीटर, म्यू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। या चले काम कर, नाउ m बाई एल, एल इधर ले आया, इज इक्वल टू रो, या डी लिखा था ना मैंने, डी डेंसिटी डी लिखी थी ना, a इंटू डी, ये, एंड दिस इज म्यू, तो यहां से बोल दूं मैं म्यू बराबर ए डी, है ना। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, तो रखो इक्वेशन 1 में, तो कितना आ जाएगा बोलो, वी वेव, तो वहीं पे लिख देता हूं, चला जा, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में, और करके यही लिख देता हूं, और वी वेव बराबर कितना, √T बाई ए डी। अब ये कहां से आया, वो ये रहा, ए म्यू बराबर ए डी, ये यार रख दिया, क्लियर है क्या बेटा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये कैसे आया, तो इस म्यू को मैंने जब लिखा तो यूनिट लेंथ का मास, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो लिखा और एल उधर भेज दिया, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया ए डी। सर समझ में आ गया। अब कभी ये फॉर्मूला काम आएगा, कभी ये आएगा, दोनों ही फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, क्लियर है क्या बेटा, सर समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, यहां से मैं इसका एनालिसिस कर दूं, बोलो, एज, है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू √T, तो मैं यहां से लिख दूं एज टेंशन इंक्रीजेज, मैं बोल दूं वेव स्पीड इन स्ट्रिंग इंक्रीजेज,
तो जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वैसे वैसे वेव स्पीड बढ़ती है, फास्ट वेव मूव करती है। आप खुद सोच लो ना, एक ढीली ढक्कन रस्सी को वाइब्रेट कराओ तो वेव बहुत स्लो चलेगी, और एक रस्सी को आप टाइट रस्सी को थोड़ा सा वाइब्रेट करो, टक करके वेव भागेगी। जैसे गिटार वगैरह में बहुत तेज वेव भागती है और बहुत जल्दी से स्टैंडिंग वेव बन जाती है ओवरलैपिंग से। कैसे बनती है वो अपन आगे बात करेंगे, पर हाँ, जितनी टाइट रस्सी होगी उतनी वेव तेज भागेगी, उतनी वेव स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, सही बात है साहब। और वी वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो बोल दो एज मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीजेज, एज म्यू इंक्रीजेज, वी वेव डिक्रीजेज। तो जितना पर यूनिट लेंथ मास बढ़ता है, जितनी रस्सी भारी होती है उतनी वेव स्पीड घटती है। भारी रस्सी में वेव को चलाना बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। एक पतली रस्सी को वाइब्रेट कराओ, वेव भागेगी, और उसी टेंशन से बड़ी मोटे रस्से को वाइब्रेट कराओ तो बहुत स्लो स्लो वेव चलती है। देखते नहीं वो रस्सा कितना धीरे। तो जितना ज्यादा मास होगा रस्सी का उतना वेव चलाना मुश्किल होगा, और जितनी ज्यादा रस्सी में टाइटनेस होगी, टेंशन होगी, उतनी वेव फास्ट भागेगी। सर समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो परसेंट, ये थोड़ा थोड़ा एसएचएम जैसा नहीं दिख रहा आपको? एसएचएम में याद है ए टाइम पीरियड बराबर अंडर रूट टी बाई ए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया था, तो अपन ने वहां परसेंटेज चेंज, तो मैं वही कॉपी कर रहा हूं यहां। अच्छा, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, सब मैंने एसएचएम में दिया। अगर आपके हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तब आप देख लेना, यहां याद कर लो। फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज है ना, बाइनोमियल लग क्या गया, परसेंटेज चेंज इन वी, चेंज इन वी वेव इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन टेंशन। ये देखो याद है ये, तो मैं बोल दूं ये वहां पे बता रखा, मैंने पूरा डेरिवेशन करा रखा है एसएचएम में, जब सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, देख लेना बेटा। और नहीं तभी याद रख लो, स्मॉल परसेंटेज 2, 5, 10% के लिए 5-1% तक लग जाएगा ये, ठीक है। और वैसे ही देखा 2% चेंज करा तो ये, तो परसेंटेज चेंज इन वी। सर अब प्लस माइनस, तुम प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो बेटा, कई लोग प्लस माइनस लगाते हैं, नहीं। मैं बोल दूं अगर टेंशन बढ़ेगी, आपने 2% टेंशन बढ़ाई तो वेव स्पीड हाफ ऑफ दैट 1% बढ़ जाएगी। सर आपको कैसे पता बढ़ जाएगी? क्योंकि ये टेंशन ऊपर यहां दिखा रखा ना मैंने, ये देख, टेंशन बढ़ेगी तो वेव स्पीड बढ़ेगी। तो प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़, कई बच्चे यहां पे प्लस लगाते हैं और फिर अगला मैं म्यू का लिखूंगा उसमें माइनस। नहीं, आप तो ये ध्यान रखो दिमाग से कि टेंशन बढ़ेगी, अगर किसी ने टेंशन 2% बढ़ाई तो वेव स्पीड बढ़ेगी कितना, हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दैट। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि टेंशन बढ़ा दी सर 16%, तो हम वेव स्पीड 8% बढ़ाया। गलत है सर, क्यों गलत है? ये बड़ा परसेंटेज है 16%, तो आप हाफ ऑफ नहीं कर सकते। ये तभी कर सकते हैं जब स्मॉल परसेंटेज चेंज हो। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, फॉर स्मॉल, ध्यान रखना। ये सर समझ में आ गया? बड़े परसेंटेज के लिए, बड़े परसेंटेज चेंज के लिए, बड़े परसेंटेज चेंज के लिए बेसिक से करें, मतलब वही स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके बेसिक से करें। यस सर, ध्यान रखना। तो बड़े परसेंटेज चेंज के लिए बेसिक से करना है, वरना बर्बाद। सर अभी करेंगे क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गया परसेंटेज चेंज वाली बातें, क्लियर है? चलो अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं, रुक जाओ। तो ये बात है टेंशन। अब देखो इधर देखना हो, देखना ध्यान से यार, एक बात बताता हूं, अगर मैं एक रस्सी पे मांस लटका दूं, है ना, ठीक है, मान लो ये लटका दिया मैंने 1 kg का, है ना, और ये रस्सी है तेरी 10 मीटर लंबी, कितनी है? 10 मीटर लंबी, ठीक है, और इस रस्सी का मास है बेटा मान ले 100 ग्राम, ठीक है, पूरी रस्सी का मास है 100 ग्राम, ले 200 ग्राम, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ही दे देता हूं, ये है 0.1 kg पर मीटर, है ना, ध्यान देना, ठीक है। चल छोड़, है ना, ये ले ले, मास ले ले 100 ग्राम, है ना, समझना बेटा मैं जो बात बोलना चाहता हूं, है ना। इधर देखो, पहले एनालिसिस करते, बच्चा क्या सीधा क्वेश्चन चालू कर देता, फिर उसको समझ में नहीं आता हो क्या रहा। इधर देख, ये 1 किलो है, तो यहाँ टेंशन, यहाँ mg कितना लगेगा बेटा, तो मैं बोल दूं इसका mg बराबर होगा 10 न्यूटन, mg 10 न्यूटन, 1 × g 10 न्यूटन। क्या मैं बोल दूं इस पूरी रस्सी में टेंशन 10 होगी?
तो टेंशन आ गई 10 न्यूटन। ठीक साहब, अच्छा म्यू कितना आ जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मैं बोल दूं दिस इज 0.1 kg और m बराबर 0.1 kg हो गया क्या ये? ठीक सर, तो ये आ जाएगा 0.1 kg, 0.1 kg m by l करो ये, तो ये आ जाएगा 0.1 kg अपॉन l है 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 0.01 kg पर मीटर। ये म्यू आ गया, तो ये टेंशन आ गई, ये म्यू आ गया। अब अगर मैं वेव की स्पीड निकालूं तो कितनी आ जाएगी, बोलो वी वेव बराबर √t बाई म्यू 10 अपॉन 0.01। दिस एम्प्लाइज वी वेव आ जाएगा बेटा 10√10 मीटर पर सेकेंड। ये 10√10, तो 10√10 से वेव मूव करेगी। बोलो बेटा ये, लेकिन ये गलत है, टेक्निकली गलत है ना, न्यूमेरिकली नहीं, टेक्निकली। सर क्यों, बताता हूं यार। एक बात बता, ये रस्सी यहां पर टेंशन 10 हुई, ये 10 न्यूटन, ओके, यहां पे 10 होगी, यहां 10 होगी नहीं, क्योंकि रस्सी का भी तो मास है। ये देखो मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0.1 kg, नो डाउट बहुत कम है एज कंपेयर टू 1 kg, बहुत कम है, 10% ही है इसका, लेकिन फिर भी है तो सही। तो टेक्निकली मैं बोल दूं ऊपर जाने पर टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि रस्सी का नीचे वाला मास ऐड होता जाएगा टेंशन में, तो यहां टेंशन हो जाएगी कितनी 1.1 11 10.5 न्यूटन, बीच में बिल्कुल मिड में, यहां आते आते 11 न्यूटन हो जाएगी टेंशन। तो बोल दो नीचे से ऊपर जाने पर टेंशन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, नीचे 10 थी तो ऊपर आते आते 10% बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगी, तो लगातार ऊपर टेंशन बढ़ रही है। तो मैं बोल दूं इधर देखो, मैं बोल दूं टेक्निकली as we move upward in a string, ठीक है, तो टेंशन इंक्रीज हो रही है, तो बोल दो वी वेव बढ़ेगा, तो वेव ऊपर वाले पोर्शन में फास्ट चलेगी, लोअर हाफ में स्लो होगी, लोअर हाफ में कंपैरेटिवली स्लो होगी, अपर हाफ में कंपैरेटिवली फास्ट होगी, तो यस स्पीड बदलेगी क्योंकि टेंशन बदल रही है। लेकिन अभी मैं इस बात को टेक्निकली लेना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा चेंजेस आएगा। यहां 10 रखो और 11 रखो, एक ही बात है। अगर 10 रख के रूट करते हो तो ये आता है, 11 रख के रूट करते हो तो कौन सी 9 की 13 हो जाती है, 11 रख के रूट करते हो तो यहां जाता 1100, तो वो 100 बार दिया तो 1.1, ये 11, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए क्या? तो बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस आएगा, √10 और √11 में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा। तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा बेटा, उसमें यह बात कंसीडर नहीं करूंगा कि ऊपर जाने पर टेंशन बदल रही है, क्योंकि मैं रस्सी का मास नेग्लिजिबल लूंगा एज कंपेयर टू लटका हुआ ब्लॉक। लेकिन हाँ ध्यान जरूर रखना है, तो टेक्निकली स्पीड बढ़ रही है, लेकिन मतलब थियोरेटिकली बढ़ रही है, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ क्या होगा यदि मास ऐसा हो जाए रस्सी का, क्या होगा यदि मास ऐसा ले लूं मैं 1 kg है ना, और वो L बराबर 10 मीटर देगा और म्यू मास पर यूनिट लेंथ 0.1 kg पर मीटर देगा, kg पर मीटर। अब इसमें क्या तेरे को एहसास ही नहीं होगा कि ये नेग्लिजिबल नहीं। अब ये देखो, ये पर यूनिट लेंथ म्यू बराबर 0.1 है kg पर मीटर, तो बोल दो ये m by l हो गया, और L की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो मैं बोल दूं ये 1 kg आ गया, तो मैं बोल दूं ये पूरी रस्सी भी 1 kg की हो गई, तो अब ये नेग्लिजिबल नहीं रहे, दोनों 1 kg हो गए। तो बोल दूं यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन होगी, ऊपर जाते जाते डबल हो गई 20 न्यूटन, ड्रास्टिकली चेंजेस आ गया, डबल हो गई स्पीड ऊपर। तो बोल दूं जितनी लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड होगी ऊपर जाते जाते डबल हो गई, का मतलब मास मैटर करेगा। तो दो बातें पढ़ेंगे, एक रस्सी का मास नेग्लिजिबल और एक रस्सी का मास नेग्लिजिबल ना हो। चलो आ जाओ, अब सीक्वेंस से बात करते हैं। चलो आ जाओ सर, आ जा पहला क्वेश्चन। अब बेटा एग्जाम्पल 15 में देखो क्या है, ये अपन मॉड्यूल का ए स्ट्रिंग है ना, अभी रस्सी का मास अपन नेग्लिजिबल है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अगर कभी टेंशन में काउंट भी हो रहा होगा और नेग्लिजिबल होगा छोड़ देंगे, लेंथ 4 मीटर एंड मास 20 ग्राम इज क्लेम्ड between two ends, if tension in string is 50 Newton, in string is 50 Newton, then find A speed of wave, B time taken
टू ट्रेवल स्ट्रिंग C by what amount, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, by what amount tension must be increased so that speed of wave becomes 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेंशन कितनी बढ़ाएं कि वेव की स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड बन जाए। ठीक साहब, आ जाओ। ठीक है, ये 4 मीटर लंबी रस्सी और 20 ग्राम इसका मास है, दो एंड के बीच में क्लेम करी, टेंशन ये इतनी है। ठीक है, स्पीड मच्छर क्या है स्पीड। अब ये तो चूंकि दो रिजिड एंड के बीच में क्लेम करी तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है किसका, रस्सी के मास का, ज्यादा हो कम हो, क्योंकि ये तो यू वाइब्रेट, ये यू जाएगी ना। ठीक है, अपने को प्रोग्रेसिव, नो डाउट थोड़ी देर बाद स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, लेकिन अभी अपने से प्रोग्रेसिव वेव का वो पूछ रहा है सारा हिसाब। ठीक साहब सर, तो वेव स्पीड कितनी होती है, फॉर्मूला √T/μ है ना। अब T दिए 50 न्यूटन एंड म्यू इज इक्वल टू M/L, और M और L अलग अलग दिए, तो मास दिया शायद कितना, मास दिया है, रस्सी का मास दिया है बेटा 20 ग्राम और लेंथ दी है 4 मीटर। तो मैं बोल दूं दिस इज 20 ग्राम, या 20/1000 कर दो सीधा, 20/1000 kg है ना, और 4 मीटर, ये तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 × 10⁻³ kg पर मीटर। ए देख ले रे, ये 10⁻, ये आ गया, ये और ये टेंशन, ये दोनों को इसमें रख दो, कितना आ जाएगा बोलो, ये तो आ जाएगा V वेव बराबर √T 50/μ 5 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा कितना, 5 से 5 घट गया, ये 10⁴ का रूट, 10⁴ का रूट अंडर, ये आ जाएगा V वेव बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। साफ सुथरी स्पीड आगे, मजा आ गया। तो 100 मीटर पर सेकेंड से वेव मूव करेगी इस रस्सी में, ये दिस इज V बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से वेव मूव करेगी। ठीक साहब, अब आ जाओ A B है ना। टाइम कितना लगेगा रस्सी को पूरा ट्रेवल करने में, तो रस्सी की लेंथ कितनी दी है बेटा, L बराबर 4 मीटर ना, तो आ जाओ टाइम निकालते हैं। तो बोल दो T बराबर L/V वेव, दिस एम्प्लाइज T बराबर आ जाएगा कितना, 4 मीटर अपॉन V वेव 100 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, ये मीटर से मीटर क्या सेकेंड ऊपर, तो ये 0.0, तो ये आ जाएगा 40 मिली सेकेंड, ये T, ये आ गया सेकेंड। आ जाओ C थर्ड, कितना आ जाएगा थर्ड का आंसर, बाय व्हाट अमाउंट टेंशन मस्ट बी इंक्रीज सो दैट स्पीड ऑफ वेव बिकम 120 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ, टेंशन कितनी बढ़ाऊं है ना, तो मैं बोल दूं V इज इक्वल टू नया V डैश बराबर T डैश अपॉन म्यू, तो यहां से आ जाओ, तो ये आ जाएगा T डैश बराबर म्यू इंटू V डैश स्क्वायर। बेटा ये देखो ना, इसका स्क्वायर करा दोनों तरफ और म्यू उधर भेज दिया, तो स्क्वायर करते ही V डैश स्क्वायर हो गया। चलो सर, तो T डैश बराबर म्यू है 5 × 10⁻³ और V है 120 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 144, 105, 72 आ जाएगा। देखो 144 × 5 से यहाँ 144 आएगा और 2 0 से ये -1 बना, 144 इंटू ये आ जाएगा कितना 144 720 और एक 10⁻⁻1 72 न्यूटन आएगा। करो सोल्व। ये तो नाइट, ये नहीं पूछा है मेरे से, ये तो नई टेंशन हो गई। इंक्रीज इन क्या पूछा है, देखो क्या पूछा गया है, देख बाय व्हाट अमाउंट टेंशन मस्ट बी इंक्रीज, कितनी बढ़ानी है ये पूछा है। तो इंक्रीज इन टेंशन, इंक्रीज इन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, T डैश माइनस टी, तो ये आ जाएगा 72 न्यूटन माइनस पहले कितनी थी, पहले टेंशन कितनी थी रे 50 न्यूटन थी, हाँ 50 न्यूटन 50 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 22 न्यूटन इज द आंसर। ये इंक्रीज इन टेंशन डेल्टा टी। सर बेहतरीन, समझ में आ गई। तो स्पीड अगर बढ़ानी है, तो वैसे भी मुझे पता था टेंशन बढ़ानी पड़ेगी, तो आंसर तो 50 से ज्यादा आने वाला है, तो 72 आ गया, तो बिल्कुल सही चल रहा है मामला। तो सर ये समझ में आ गया हमारे को ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ये
ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक सर, बाकी बंडी लग रही है। ये हो गया कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ 16 पे, है ना, एग्जाम्पल 16। ठीक है, 16 देखो क्या है 16 में। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता वो कि देखो इफ प्रोग्रेसिव वेव on string having mu equal to 0.05 kg per meter is given by ये y equal to 20 centimeter sin 20t minus x, ठीक है। देन फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन तेरे एग्जाम में बहुत आते हैं, नीट पे खूब पूछे मैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। इधर देख भैया, ये देखो मेरे को म्यू दिया है और टेंशन पूछी है, तो ये तो बात है, म्यू दिया है टेंशन पूछी है, तो फॉर्मूला लगेगा वी वेव बराबर √T/μ। बेटा रस्सी में टेंशन और वेव स्पीड में ये रिलेशन है, म्यू दिया है, टी पूछा है, तो ये रिलेशन। लेकिन वी वेव कहां से लाऊं, वी वेव दे देगी मेरे को ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन देख के भी तो वी वेव निकालना सिखाया है मैंने तुझे मेरे लाल भूल। इधर आ जा, तो बोल दूं ये यहां से देखो क्या है बेटा, ओमेगा बराबर 20 क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ टी। सर समझ में आया है ना, आजा। अच्छा ओमेगा बराबर ही आ गया। अच्छा के बराबर 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सर समझ में आया। तो मेरे पास के है, ये है, तो वी वेव बोलो कितना आ जाएगा, तो वी वेव याद है के बराबर ओमेगा बाई वी, तो वी बराबर ओमेगा बाई के। तो ये मैंने क्या वेव के इक्वेशन से, वेव की इक्वेशन से स्पीड निकाल ली। यस सर, तो ओमेगा की वैल्यू रखी, तो यहां से वी वेव बराबर आ जाएगा बेटा 20 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा बाई के में वैल्यू लिखी, तो ये अब आ जाओ ये यहां रखो, तो मैं बोल दूं तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू टी मुझे निकालना है, और म्यू मेरे को दिया हुआ है कितना बेटा 0.05, ठीक है। यही कर दे बेटा, और करके कर ले, और यहां से टी बराबर म्यू वी वेव स्क्वायर, ये यूं कर दे, ठीक है। अब रखो ये क्वेश्चन मान, अब इसमें रखो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा टी बराबर, तो म्यू हो गया बेटा 0.05 इंटू वी वेव कितना आ गया बेटा 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा कितना 400, तो ये 2 0 5 20 न्यूटन है ना, देख लेना गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में, 20 न्यूटन। अरे ये 400 ही तो आएगा 20 का स्क्वायर, 400 के 2 0 इसको 5 बना देंगे, 5 20, ठीक है बिल्कुल ओके। तो ये आ गई टेंशन। तो इक्वेशन से वेव स्पीड निकालना आनी चाहिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन से वेव स्पीड होती है ओमेगा बाई के, क्योंकि के बराबर ओमेगा बाई वी होता है, तो एक नया के बराबर ओमेगा बाई वी, ये मैं तेरे को सिखा चुका हूं किसमें, जब प्रोग्रेसिव वेव को देखना सिखाई थी कि प्रोग्रेसिव वेव का एनालिसिस किया था। यस सर, सारी बात समझ में आ गई। चलो अब देख बेटा, सर अपन ने a इंटू डी वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करा, चला जाए उसको भी यूज कर लेते हैं ना थोड़ा सा। एग्जाम्पल 17, ठीक है, आजा। a इंटू डी है ना, डेंसिटी को कैसे यूज करते थे, आजा। ए ट्रांसवर्स वेव, ए प्रोग्रेसिव वेव on string is given by y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू 0.02 है ना, ये मीटर में, साइन 2x प्लस 50t, सॉरी 2x प्लस 100t है ना, ये इक्वेशन, ठीक है ना। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग
R A equal to 10 mm square and D equal to 8000 kg per meter cube respectively. Then find out tension in string. ठीक है, रस्सी में टेंशन बतानी। चलो आ जाओ, देखो अब अपने पास एरिया और डेंसिटी वाली इंफॉर्मेशन है, समझना बात को। तो मैं बोल दूं ये तो बात है, अच्छा और टेंशन बतानी है तो टी ए और डी वाला रिलेशन और वी, तो मैं बोल दूं वी विल यूज वी बराबर अंडर रूट टी बाई ए डी। अरे बोलो अब v कहां से लाओगे, तो वही इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव से v निकालना आता है मेरे को, तो मैं बोल दूं एस वी नो k बराबर ओमेगा बाई वी। बेटा तुम सिस्टमेटिक करना, यहां चला जा, ये इक्वेशन 1 एस वी नो क्या रे k बराबर ओमेगा बाई वी वेव, तो v वेव बराबर ओमेगा बाई k। ओमेगा ये रहा कोफिशिएंट ऑफ t, सॉरी ये ओमेगा और ये k, इस बार उल्टा लिखा, हाँ तो यहां से आ जा, ओमेगा आ जाएगा बेटा 100 और k आ जाएगा ये 2, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, वी वेव बराबर कितना आ जाएगा ये 50 मीटर पर सेकंड से वेव भाग रही है रस्सी पे। कैसे, तो वेव की इक्वेशन से, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से वेव स्पीड निकालना आती है क्या, वी वेव बराबर ओमेगा बाई के बराबर ओमेगा बाई वी वेव बराबर ओमेगा बाई के से निकाल ली है। अब यहां रखो, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड, टी मुझे निकालना है, ए मेरे को दिया हुआ है, थाली में भरोसा भाई, ये इसको ए 10 × 10⁻⁻⁶ कर लो मीटर स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ है ना मीटर स्क्वायर। और डी कितना बेटा डेंसिटी 8000, ये तो एमकेएस में ही है ना ये। अब आ जाओ, तो यहां से देखो ये आ जाएगा 8 × 10⁻² और दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहां आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू टी अपॉन, नीचे आ जाएगा 8 × 10⁻², तो यहां से इधर भेज, तो टी बराबर आ जाएगा कितना रे, ये -2 से 2 0 गए, ये 200 है ना, 25 चौक 100 200 न्यूटन है ना। चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन सही है ना, ये 2 0 से ये 2 से कट जाएगा, ये 8 × 50 25 × 400, हाँ ठीक है 200 न्यूटन आ गया। सर समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूले बेटा, एक तो इसकी प्रैक्टिस मुझे करानी थी तेरे को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मेरे लाल फूल तेरे को इसकी प्रैक्टिस करानी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार वी वेव डायरेक्ट पता पूछ लूंगा मैं, जिसमें टी और म्यू दिया होगा, ये आसान। कई बार वी वेव थोड़ा सा टेक्निकली देके टेंशन पूछूंगा, तो वी वेव इससे निकालना आना चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। तो दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किताबों में मॉड्यूल में इसी के मिलते हैं प्रोग्रेसिव वेव के, ठीक है। इनको करो धड़ल्ले से बेटा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है? हाँ बेटा, अब अपन 17 क्वेश्चन होगा था, अब अपना एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, है ना, एग्जाम्पल 18, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 18 में क्या है, अब देखो बेटा, ऊपर जाने पर स्ट्रिंग का अगर मास है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल नहीं कर पाए, अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ध्यान रखना पड़ेगा उसका, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं सर, है ना, मेरे मॉड्यूल का। ये देखो एक रोप है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोप है, थोड़ा सा बना ऐसा मेरे से डायग्राम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस रोप का मास है 6 kg एंड 12 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये 12 मीटर लंबी स्ट्रिंग, तो क्या रोप है ना, और 2 किलो का मास यहाँ नीचे अटैच्ड है। अब रस्सी का मास 6 किलो और इस ऑब्जेक्ट का मास 2 किलो, देखो कितना ड्रास्टिकली चेंज, मतलब कितनी जबरदस्त रस्सी भारी है ना, तो ब्लॉक से भी भारी है, तो टेंशन तो कंफर्म वेरी करेगी, ठीक साहब। अब देखो, अब अगले ने बोला, है ना, फाइंड आउट, ठीक है, फर्स्ट, है ना, यहाँ पे एक वेव पल्स बनाई मैंने, है ना, ये वेव पल्स, ये फाइंड आउट स्पीड ऑफ वेव पल्स, स्पीड ऑफ वेव एट लोअर एंड ए, सेकेंड स्पीड ऑफ वेव एट अपर एंड बी, है ना। अच्छा, थर्ड, इफ लैम्डा एट ए, इफ वेवलेंथ
if wavelength of wave at point A is lambda A is equal to 0.06 meter, then lambda at B point will be, B पॉइंट पर जाते जाते वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? देखो यहां से मैं दो तीन बातें सिखाना चाहता हूं। क्या? एक तो रस्सी का जो मास है उसका कैसे फर्क पड़ता है, ठीक है, ऊपर जाने पर टेंशन बढ़ेगी तो वेव स्पीड बढ़ेगी, ये बात तो तय है। एक लैम्डा कैसे बदलेगा, है ना, दो बातें सिखाना चाह रहा हूं। चलो आ जाओ देखते हैं इसको, है ना, आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या मैं बोल दूं, अगर ए पॉइंट पर स्पीड निकालनी तो यहां की टेंशन चाहिए, और बी पॉइंट पर वेव स्पीड निकालनी तो यहां की टेंशन चाहिए, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ तो फिक्स है। तो मैं बोल दूं यहां से म्यू पता पड़ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि रस्सी का मास भी दिया है 6 किलो और रस्सी की लेंथ भी दी है 12 मीटर, तो ये म्यू आ गया बेटा 1/2 kg पर मीटर। सर समझ में आ गया? तो 1/2 kg पर मीटर इज द पर यूनिट लेंथ मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके सर। टी है टेंशन एट पॉइंट है, एट पॉइंट ए, बोलो टी ए वुड बी mg only and this is 20 न्यूटन। यस सर। ये तो बोलो v at a point would be under root टी ए बाई म्यू, ए पॉइंट की टेंशन बाई म्यू। आ जाओ कितना आ जाएगा v, तो यहां आ जाएगा टेंशन 20 अपॉन म्यू, म्यू कितना है 1/2, टेंशन 20 1/2 कितना आ जाएगा बेटा ये, तो v ए बराबर आ जाएगा, आ जाओ, तो v एट ए पॉइंट आ जाएगा बेटा अंडर रूट, देखो कितना, हाँ 40, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। ओके यूं ही छोड़ दे बेटा, लगभग 6 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी, यूं ही छोड़ दे। सेकेंड एट बी, बोलो टी बी बराबर कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं m, ये हो जाएगा ब्लॉक का मास प्लस m, ये हो जाएगा रस्सी का मास इंटू जी। सही बात है सर, यहाँ पे रस्सी प्लस ब्लॉक दोनों का मास आएगा ना रे, तो सर कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं ये 2 + 6 इंटू जी 10, है ना, 10 ले रहा हूं मैं, तो 80 न्यूटन आ गई टेंशन। सही बात है सर, नीचे 20 ऊपर 80, 4 गुना, तो स्पीड डबल आ जाएगी। आ जाओ v एट बी बराबर अंडर रूट टी बी बाई म्यू, दिस एम्प्लाइज वी बी बराबर टी बी हो गया 80 न्यूटन अपॉन म्यू हो जाएगा कितना 1/2, एंड दिस इज वी बी बराबर ट्वाइस इंटू रूट 40। क्यों? ये आ जाएगा 160 में से मैंने कितना 4 बार लिया तो 40 अंदर ही है, तो डबल आ गई स्पीड। मुझे तो पता था डबल आएगी क्योंकि टेंशन 4 गुना हो गई, जो टेंशन 20 थी वो 80, 4 गुना टेंशन तो स्पीड डबल। अब इस पे भी क्वेश्चन करेंगे टेंशन के चेंजेस पे भी, ठीक सर। तो वीबी तो ऊपर जाने पर स्पीड बढ़ गई, तो मैं बोल दूं मोरल ऑफ द स्टोरी as we move upward in string, t increases, तो मैं बोल दूं वेव स्पीड इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर गए रस्सी के मास की वजह से टेंशन बढ़ी तो वेव स्पीड बढ़ गई। आ जाओ अब देखो, as we move upward in string, मैं बोल दूं टेंशन इंक्रीज हुई, बट अच्छा हेंस टेंशन इंक्रीज हुई, सो v बढ़ा, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं विल रिमेन सेम, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि भैया पहला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो वो दूसरे को वैसे साथ ले जाएगा, तो चाहे मीडियम चेंज हो कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। यस सर, तो बोल दूं फ्रीक्वेंसी बराबर कांस्टेंट, तो मैं बोल दूं तो v बराबर न्यू लैम्डा, तो मैं बोल दूं v इज प्रोपोर्शनल टू, या लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो v और लैम्डा प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल दूं लैम्डा b बाई लैम्डा, एंस सो लैम्डा b बाई लैम्डा a इज इक्वल टू न्यू, अरे यार यूं करो, चलो जाओ, तो यहां से बोल दूं सो vb बाई va इज इक्वल टू न्यू लैम्डा b बाई लैम्डा a, न्यू लैम्डा a, तो बोल दो ये गया, तो यहां से बोलो लैम्डा एट b पॉइंट वुड बी vb बाई va इंटू लैम्डा a, ये आ जाओ, तो vb b पॉइंट पर ये 2 रूट 40 अपॉन a पॉइंट पर रूट 40
इंटू लेमडा ए 0.06 मीटर। ये देखो 0.06 मीटर है ना, ये 0.06 मीटर। तो यहां से रूट 40 गया, तो यहां से बोल दूं मैं 0.12 मीटर इज लेमडा बी। ऊपर जाते जाते ए देखो, अब फाइनल बात, ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्योंकि वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी सेम रही तो जैसे ही वी डबल हुआ लेमडा डबल हो जाएगा, क्योंकि वी बराबर न्यू लेमडा होता है, न्यू फिक्स है, न्यू कांस्टेंट है, और न्यू कांस्टेंट है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। भैया ऊपर गए स्पीड डबल लेमडा डबल, तो ये आ गया, रस्सी का मास भी इंक्लूड हो गया। तो ऊपर जाने पर अगर रस्सी का मास बढ़े तो कैसे करना है, समझ में आ गई क्या? अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन जिसमें सिर्फ रस्सी का मास होगा, लोग नहीं लटका होगा, तो खुद की टेंशन की वजह से वेव की स्पीड क्या होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा इससे भारी है पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसको आसान करके पढ़ेंगे। ठीक सर, अब थोड़ा उससे पहले थोड़ी आसान बातें और कर देते हैं, है ना। चेंज इन टेंशन, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? कितने हो गए? 18 हो गए शायद, हाँ 18। आ जाओ 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19, ठीक है। अब देखो, अब जैसे वो बोल देगा इफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 300%, by 300%, then percentage change in wave speed is equal to what? ठीक है, ये क्वेश्चन है। A increase by 150%, B will increase by 200%, ये क्यों करता 100 करता 100%, C decrease by 100%, D decrease by 200%। अब ये चार ऑप्शन है बेटा, सुनना ध्यान से हो। अब परसेंटेज चेंज वाले आ गए, तो मैं बोल दूं, मैंने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन इन V इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन T। अरे बोल मेरे लाल फूल, ये क्लियर है? ये लगा दूं तो आ जाओ यहाँ पे, हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन T, 300% चेंज करा तो आंसर कितना आ जाएगा? 150%। पहली बात तो ये ऑप्शन में नहीं, और ये गलत है। सर क्यों गलत है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा परसेंटेज चेंज, 300% चेंज करा है, बड़ा परसेंटेज है, बड़ा परसेंटेज। तो गो ऑन बेसिक, ठीक है। तो आप बेसिक पर जाना पड़ेगा। चलो साहब, तो मैं यहां से बोल दूं V1, इधर देखो, V1 बराबर अंडर रूट T1 बाई म्यू, है ना। ये पहले V बराबर अंडर रूट T बाई म्यू, इक्वेशन 1। V डैश बराबर T डैश बाई म्यू, वेयर T डैश बराबर T प्लस T का 300%, बोलो, एंड दिस इज T प्लस T इंटू 300 बाई 100, एंड दिस इज 40। ये आ गया 40, रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई म्यू, दिस इज इक्वेशन 2। ये V डैश क्लियर है? तो V डैश आ गया V। अब आ जाओ, तो देखो चेंज इन टेंशन कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं यहां से कितना गया, तो मैं बोल दूं चेंज इन परसेंटेज चेंज, तो ये V डैश बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 को बाहर लिया तो 2 आ जाएगा ना, 2 टाइम। चला यहाँ इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 कर, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा V डैश बाई V, ये गए बाढ़ में, तो ये आ जाएगा बराबर 2। तो यहां से आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू 2V। तो मैं बोल दूं परसेंटेज चेंज इन V, बिल्कुल बेसिक से, V इज इक्वल टू V डैश माइनस V, इतनी हो गई, इतनी थी अपॉन जितनी थी इंटू 100। परसेंटेज चेंज तो सब बेसिक में पढ़ाते ना, बेसिक मैथ में, कितनी हो गई वेलोसिटी, कितनी थी अपॉन कितनी थी इंटू 100। आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2V माइनस V अपॉन V इंटू 100। ये तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना? 100%। 2V माइनस V, V से V कट गया तो 100% चेंज।
तो 100%। अब बढ़ी है घटी, तो लॉजिकली ये सबसे पहले ये देखूंगा मैं कि एज टेंशन इंक्रीजेस वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये सब सिखा रखा है मैंने। तो मैं बोल दूं बढ़ेगी, तो घटने वाले तो पहले ही कैंसिल कर दो, बचे 2। बेटा आप टेंशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मैंने कहा था ना प्लस माइनस के चक्रों में मत रह, दिमाग से काम कर। तो जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मैं बोल दूं बढ़ेगी कितना परसेंट, 100%। कई बार बच्चे क्या होता है, यहां देख के 200 टिक कर जाते हैं कि सर वेलोसिटी डबल हो गई, तो अरे डबल होने में परसेंटेज कितना बढ़ा, कोई भी चीज डबल हो गई तो परसेंटेज तो 100% बढ़ाना बेटा। डबल होने का मतलब 200% बढ़ना थोड़ी होता है, डबल होने का मतलब 100% बढ़ना होता है। सर समझ में आ गई? समझ में आ गई? 300%, ठीक है। अब आ जाओ, तो अगर हम टेंशन बढ़ा देंगे 300%, तो सॉरी हाँ, तो वेव स्पीड 100% बढ़ जाएगी। कैसे करते समझ में आ गया बेटा? अब छोटे परसेंटेज हो, अब छोटे परसेंटेज देखो, इफ टेंशन in string is, if 50 Newton and wave speed in string, wave speed on string is 100 meter per second. Now if tension is increased and new tension is 50.2 Newton, then new wave speed will be अब नई वेव स्पीड कितनी होगी ये बताना है सर। करे आ जाओ इधर देख, ये सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं, क्या आपने टेंशन को 50 से बढ़ा के 50.2 न्यूटन कर दिया। अब अगर आप यूं देखोगे, सुनो मेरी बात, अगर अब आप यूं करने की कोशिश करोगे, इधर देख कि मैं v बराबर लिख दूं √t/μ, v डैश बराबर लिख दूं √t'/μ और डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 2 का, तो नई स्पीड, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करूं। समझना ध्यान से, 1 तो बिल्कुल सही तो कर रहे हो आप, नहीं t नहीं घटेगा, म्यू घटेगा, t रह जाएगा, तो यहां से आ जाएगा v डैश बाई v इज इक्वल टू √t'/t। ये तो नई टेंशन, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा v डैश नई स्पीड अपॉन पुरानी स्पीड कितनी है बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब अंडर रूट नया टी आप लिखोगे 50.2 अपॉन पुराना टी 50। ये तो मैं बोल दूं जैसे ये काम करोगे आप, तो आप उलझ गए। क्यों उलझ गए देख बताता हूं। ये कितना आ जाएगा बेटा, बड़ी भारी कैलकुलेशन आ जाएगी, 1.004 का रूट। तो ये थोड़ा सा चेंज है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। ठीक है, जो समझदार है वो यहाँ पे 50 प्लस 0.2 करेगा और बाइनोमियल लगाएगा, 50 अलग करके 50 प्लस 0.2 करेगा, तो 50 बाई 50 1 प्लस 0.2 बाई 50 या 1, तो वो इससे तो अच्छा मैं काम करूं, इधर देख बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो सर क्या किया जाए बताता हूं। तेरे को नई स्पीड चाहिए तो देख मैं कर दूं कि टी मैंने करी 50 न्यूटन से 50.2, बहुत छोटा चेंज है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन टेंशन। कितना, तो मैं बोल दूं 0.2 का चेंज। अरे डेल्टा टी चेंज इन 0.2, एंस परसेंटेज निकालो, 0.2 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, ये 0.4% का चेंज है, 0.4%। ये देखो, अरे 0.4% का चेंज है, बहुत माइन्यूट चेंज है। 50.2 कर दी है ना, चल 52 कर ले, एक काम कर 52 कर ले, क्यों फालतू में मैं कैलकुलेशन को टफ करूं, है ना। 50 एक ही बात है, कंसेप्ट में कोई चेंज आ नहीं रहा है ना। 52 वो उधर तो फिर भी टफ ही रहेगा ना, तो 2 का चेंज है, तो बोल दो ये 2 का चेंज है, तो बोल दो 4% का चेंज है, तो भी छोटा परसेंट ही है ना, तो 4% का चेंज है, तो परसेंटेज चेंज इन वी, तो परसेंटेज चेंज इन वी छोटा परसेंट के लिए याद है, परसेंटेज चेंज इन वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन टी। बोलो मेरे लालों फूलों,
आ जाओ, हाफ इंटू 4%, हाफ इंटू 4%, एंड दिस इज 2%। ये ठीक है, ये तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 2%। तो यहां से बोलो डेल्टा वी अपॉन पहले वी था 100 मीटर पर सेकेंड इंटू 100 है ना, इज इक्वल टू 2, ये गया 100। तो डेल्टा वी यानी कि वी डैश माइनस वी बराबर 2, और वी डैश बराबर आ जाएगा वी प्लस 2, और वी कितना था 100। पहले स्पीड 100 थी ना, तो ये आ जाएगा सीधा यही लिखो वी डैश माइनस वी, तो ये आ जाएगा वी डैश माइनस 100 अपॉन 100। ये तो यहाँ पे 100 ही लिखो, वी डैश माइनस 100, तो यहाँ से वी डैश बराबर 102 मीटर पर सेकंड। खत्म। तो नई वेव की स्पीड 102 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो छोटा परसेंटेज चेंज बड़ा स्टाइल से वो होता ना बर्गर के अंदर वो टिकिया वैसे ओवरलैप करके दिया है। तो अपन ने जो सिंपल पेंडुलम पढ़ा था एसएचएम में, वहां तो सीधा देता था टेंशन इज इंक्रीज बाय 4%। यहां पे मैंने 4% यूं नहीं देके यूं दे दिया कि 50 से 52 कर दिए, ये 50 to 52। तो मैं बोल दूं ये छोटा चेंज है। 50 से 52 करने का मतलब 4% का चेंज है टेंशन में, और 4% में वेलोसिटी में 2% का चेंज है। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 20 है ना। चला जाओ। तो 20, अब आगे चलते हैं, है ना। हाँ अब देखो, अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल 21, इफ wave speed on string is increased from 200 meter per second to 208 meter per second, then percentage change in tension, ठीक है, क्या होगी? ए इंक्रीज बाय 8%, बी इंक्रीज बाय, सॉरी यहां कर दे 8 की जगह 2%, 4%, सॉरी 8%, सी डिक्रीज बाय 2%, डी डिक्रीज बाय 8%, है ना। ये 4 ऑप्शन है। ठीक साहब। अब देखो, इस बार वेलोसिटी में चेंज है कि टेंशन में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो मैं बोल दूं v की वैल्यू 200 से 208 कर दी। मीटर पर सेकंड तो लगा हुआ है, 200 to 200 मीटर पर 8 मीटर पर सेकंड। तो बोल दूं परसेंटेज चेंज इन v, ये भी कम है। देखो 200 से 208 कोई बड़ी बात नहीं है इन v। आ जाओ कितना? तो बोल दूं v डैश माइनस v अपॉन v इंटू 100%। देखो कम आ रहा है कितना? दिस इज 208 माइनस 200 अपॉन पुरानी वाली 200 इंटू 100, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4%। तो 4% आपने क्या करा? स्पीड बढ़ा दी। तो परसेंटेज चेंज इन वी इज 4%। तो अब आ जाओ परसेंटेज चेंज इन टेंशन। तो मैं बोल दूं, तो परसेंटेज चेंज इन वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन टी। छोटा परसेंटेज है ना, तो मैं थर्ड वाले से फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ये। तो मैं बोल दूं परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन वी। ये तो ये देखो, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन वी, ये कितना आया? 4%। तो बोल दो ये आ गया 8%। तो परसेंटेज चेंज इन टी इज 8%। और बढ़ेगा क्यों? क्योंकि है ना v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो मैं बोल दूं v बढ़ा है तो t भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ गया। तो 8% बढ़ गया। आंसर इज 8% इंक्रीज हुआ। तो आंसर इज इंक्रीज बाय 8%। तो अगर आपको वेलोसिटी 200 से 208 करनी, मतलब 4% बढ़ानी है, तो आपको टेंशन 8% बढ़ानी पड़ेगी। उल्टी बात है, इस बार v में देके t में पूछा है। आज तक मैं t में देके v में पूछ रहा था। तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो ये हो गया ये सारी बातें। अब आगे बात करते हैं बेटा। अब अपन देखते हैं, हाँ अब अपन बात कर रहे हैं बेटा वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, है ना सर। अभी यही तो पढ़ाया था। नहीं, ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ये नहीं पढ़ा है ना। ऑन वेट, इट्स ऑन वेट, खुद के वेट की वजह से, है ना। वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ऑन वेट। देखो अभी तक अपन क्या याद है? टेंशन पूरी सेम। अब आ जाओ, रस्सी नहीं रस्सा है, रोप, स्ट्रिंग नहीं रोप है। ठीक सर,
ये रस्सा है जिसका खुद का मास m है और खुद की लेंथ l है, ठीक है, और कोई वेट नहीं लटकाया, सिर्फ खुद का मास है ना, और यहां पे एक पल्स बना दी, ये और ये ऊपर जा रही है। तो यार एक बात बताओ, लोएस्ट पॉइंट पर पल्स की स्पीड और अपर पॉइंट पर तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अंतर होगा। तो मैंने क्या करा बेटा, चूंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नीचे रस्सी का मास टेंशन बढ़ाता जाएगा, तो मैंने x पे जाके dx का एलिमेंट ले लिया, मेरे लालो पुलो, ये दिस इज dx, ठीक है, ये एलिमेंट है ना, ये x पे गए और dx का एलिमेंट ले लिया, ये तो x पे जाके dx का एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब अपने को यहां टेंशन निकालनी है, तो मैं बोल दूं स्पीड, सॉरी टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड, टेंशन एट डिस्टेंस x, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी, तो मैं बोल दूं l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा m/l, तो x डिस्टेंस का, ये रस्सी जो x लटकी हुई इसका मास कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं m/l इंटू x, ये हो जाएगा लटकी हुई रस्सी का मास m डैश बराबर, ये m डैश बराबर ये, तो बोल दूं टेंशन विल बी कितना m/l इंटू x इंटू g, ये, तो दिस वुड बी द टेंशन। अरे बोलो, तो इस जगह पे टेंशन 8.a कर दो इसको, 8.a, टेंशन 8a TA, ये, तो लटकी हुई रस्सी का वेट, दिस इज लटकी हुई रस्सी का वेट, क्या है ये, लटकी हुई रस्सी का वेट, दिस इज द लटकी हुई रस्सी का वेट, ठीक है, ये अब आ जाओ, तो यहां पे वेव स्पीड कितनी होगी, ई वेव इज इक्वल टू √ m/l इंटू x इंटू जी अपॉन, है ना, t/μ कितना हो जाएगा, अच्छा म्यू तो यहीं लिख दूं मैं, म्यू बराबर m/l मास पर यूनिट लेंथ, ये तो मच्छर, तो यहाँ पे अपॉन m/l, तो ये m से m गया, l से l गया, बोलो, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो v वेव एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू √gx, दिस इज द फॉर्मूला। तो मैं बोलता हूं जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वेव स्पीड बढ़ेगी, तो एज x इंक्रीजेज, मैं बोलता हूं v वेव इंक्रीजेज, तो आप रस्सी में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो वेव स्पीड बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि रस्सी ऊपर टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे वाली रस्सी का भार ऐड होता जाएगा। सर समझ में आ गई है ना, तो ये फॉर्मूला सीधा याद रखना, वहां डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करना है, क्लियर है क्या, चलो आ जाओ। टाइम टेकन है, एक और करते हैं, टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की पूरी लेंथ चलने में, है ना, पूरी लेंथ का मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, याद रखना। अब ये जेई लेवल की बात है, लेकिन ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो मैं बोल दूं, अब चूंकि स्पीड बदल रही है तो मैं l/v नहीं कर सकता, क्योंकि v तो बदल रहा है, तो मैं बोल दूं इस छोटे से एलिमेंट, यहीं दिखा रहा हूं, देख ये छोटा सा एलिमेंट dx, तो यहां पे स्पीड अगर v है तो बोल दूं यहां पे टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितना, तो dt बराबर dx/v, तो यहां आ जाओ, तो बोल दूं टाइम टेकन बाय द वेव, बाय द वेव टू ट्रेवल dx डिस्टेंस एट पॉइंट A ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे जो पॉइंट A है वहां पे dx डिस्टेंस चलने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम dt, एंड दैट वुड बी dx/v। अरे बोलो v8 है, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं dt बराबर dx अपॉन A पॉइंट पे स्पीड √gx, तो यहां से टोटल टाइम t टोटल इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन, एंड दैट वुड बी dx अपॉन √x, और ये 1/√g बाहर ले लो, ये, तो यहां से बोलो 0 से लेके l तक ये कितना आ जाएगा, 1/√g, और ये आ जाएगा
एक्स की पावर -1/2 + 1/2, तो ये आ जाएगा 2√x, 0 से लेके l तक। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो t बराबर है ना, तो ये आ जाएगा 2√l/g। अरे देखो ना बेटा, करो ना इंटीग्रेशन है, √l वैल्यू रखी, √l -0 ये फॉर्मूला सीधा यार ना बेटा, इतना डेरिवेशन एग्जाम में आपसे होएगा नहीं। तो रस्सी में लोअर एंड से x ऊंचाई पर, ठीक है ना, ये लोअर एंड से x ऊंचाई पर स्पीड कितनी होगी, √gx, है ना, और टाइम कितना लगेगा रस्सी को ट्रेवल करने में, 2√l/g, रूट के अंदर l/g। चलो आ जाओ, इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ, कहां तक क्वेश्चन हो गए थे हमने, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से तो 21, ठीक है सर। ठीक है सर, ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेंगे। स्पीड एट एनी पॉइंट ए ऑन स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर एंड x एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड इज इक्वल टू √gx एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल होल स्ट्रिंग इज 2√l/g। ठीक सर, क्वेश्चन करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 22 है ना, 21 तक हो गए थे अपने, एग्जाम्पल 22, ठीक है। ए यूनिफॉर्म रोप कह रहे, रोप ऑफ मास, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 kg एंड लेंथ L बराबर 2.5 मीटर हैंग फ्रॉम सीलिंग। Find the speed of transverse wave in the rope at a point at a distance x equal to 0.9 meter from upper end। ठीक है, B calculate time taken by wave, time taken to travel, time taken by wave to travel full length of string, ठीक है। पूरी लेंथ चलने में कितना टाइम लगेगा, आ जाओ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये x बराबर 0.9 मीटर पे है ना, निकालनी है। तो मैं बोल दो ए का सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा कि कहीं पे भी स्पीड रस्सी के खुद के मास की वजह से √gx होती है, तो ये g10 ले लो, कुछ नहीं तो पॉइंट कितना दिया, 0.9 दिया ना, कितना दिया है 0.9 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.9 इंटू g10 है ना, ये तो कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बेटा? ये गलत। सर क्यों गलत? अभी आप ही तो ये फॉर्मूला पढ़ाया था, लेकिन मैंने देखो इस फॉर्मूला पढ़ाया था, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये x क्या था, व्हाट वाज दिस x, आपने ध्यान दिया नहीं, क्या था x था लोअर एंड से डिस्टेंस, दिस वाज लोअर एंड से डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दो वेयर x इज, यहाँ पे लिखो बेटा वेयर x इज, गलती हो जाएगी, वेयर x इज, बच्चा ध्यान नहीं देता है, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि तुम्हारे से पहले गलती कराऊं, डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, नॉट अपर एंड, लोअर एंड। तो स्ट्रिक्टली ध्यान देना, ये लोअर एंड से डिस्टेंस है, नोट करना, लोअर एंड से डिस्टेंस है, ये गलती हो जाती है बच्चे से। अब ये देखो यहां से फ्रॉम अपर एंड दी है डिस्टेंस, तो मैं बोल दूं ये अपर एंड से दी है, तो मैं बोल दूं यहां पे लिख दो बेटा जी ध्यान दें, x लोअर एंड से डिस्टेंस होती है, लोअर एंड से डिस्टेंस है,
डिस्टेंस है, नॉट फ्रॉम अपर, नॉट फ्रॉम अपर, अपर। ठीक है, चला जाओ। तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी एक्स। अब x की वैल्यू थी 10 इंटू एक्स की वैल्यू मैं बोल दूं 2.5 माइनस 0.9। 0.9 तो ऊपर से है, जो चीज ऊपर से 0.9 है वो नीचे से 2.5 माइनस 9 है। समझ जा मेरे लाल फूल। तो 10 इंटू 1.6 का रूट, तो 16 का रूट आ जाएगा क्या 4 मीटर पर सेकेंड, बायोलॉजी। तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर से 0.6 पे, ऊपर से 0.6 पे, ऊपर से 0.6 पे, ये देख ऊपर से 0.9 पे, 0.9 पे, यानी कि नीचे से 1.6 पे कितनी स्पीड आ गई, कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऊपर जाते जाते कितनी हो जाएगी 2.5 पे 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही नीचे से 0.9 पे कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ अच्छा बढ़िया डायग्राम बनाऊं, ये देख जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेव की स्पीड बढ़ रही है मेरे लाल। ये देख ये 0.9 पे, 0.4 से चल 0.4 पे, 0.9 पे, ये x है ना, नीचे से ये 1.6 पे x, ये 2.5 पे x। चला जाओ, तो यहां पे स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकंड। जी एक्स तो जी 10 गुना करके रूट कर दे 2 मीटर पर सेकंड। यहां स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। यहां मेरे लाल स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। यहां मेरे लाल स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तेरे सामने देख ले जैसे जैसे ऊपर जा रही स्पीड बढ़ रही है। यस, क्योंकि नीचे वाली रस्सी की टेंशन बढ़ रही है। सर समझ में आया? तो एज वी मूव अपवर्ड स्पीड विल इंक्रीज। अब सेकेंड पार्ट देख, टाइम टेकन रट लिया सर हमने तो। T बराबर 2 रूट एल बाई जी, ये होता है रस्सी का, ओनली रस्सी का वेट। 2 रूट एल, एल हो गया 2.5, जी हो गया 10, तो ये आ जाएगा बेटा 25/100 अंडर रूट 25। बेटा देख पॉइंटों में मत लिखा कर, इसका डेसिमल उड़ा के 25/100 कर बेटा, गलती कर देगा नहीं तो ऊपर 5 नीचे 10, तो 2, तो ये आ जाएगा 5/10 है ना। जल्दी मत कर, ये 2 से कट गया। 1 सेकंड में रस्सी ट्रेवल हो जाएगी, 1 सेकंड में रस्सी ट्रेवल कर लूंगा। सर समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन बहुत है बेटा, वैसे जेई लेवल की बात है, लेकिन फिर भी मैंने तेरे को करा दी क्योंकि तू इंटेलिजेंट लग रहा है मेरे को कैमरे में। ठीक है, समझ में आ गई क्या? ठीक सर।